जय हिंद। कल के हम पहले पार्ट देख लिए थे। पहला पार्ट श्वसन तंत्र के बारे में हम देख लिए थे। पहला पार्ट श्वसन तंत्र में पहला पार्ट था श्वसन मार्ग। श्वसन तंत्र में पहला पार्ट था श्वसन मार्ग। हम कहाँ से सांस लेते हैं और कहाँ तक हमारा सांस का प्रोसेसिंग होता है बॉडी के अंदर। जैसे हम नसा छिद्र से सांस लेते हैं और कोशिका तक कैसे पहुँचता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक कैसे पहुँचता है ऑक्सीजन, ये अब हम देख लिए थे कल। अब आज के दूसरा पार्ट में हम देखने वाले हैं सांस लेने में कैसे मदद होती है, सांस हम कैसे लेते हैं। तो देखिए, जो आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहला पार्ट देख लीजिए पहले श्वसन तंत्र का, तभी सेकंड पार्ट आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अब देखते हैं सांस लेने में हमें मदद कैसे मिलती है। ये जो फेफड़ा है, लंग्स है, ये जो सांस लेने में ये आराम से सांस ले लेता है, लेकिन इसका काम ये अपने इतना पावर इसके पास नहीं होता है कि ये सांस ले सके, अच्छे से अंदर ऑब्जॉर्व कर सके अपने अंदर और छोड़ सके। ये क्या कहता है, इसके अंदर इतना पावर नहीं है। ऑक्सीजन जब अंदर आता है तो ये जो डायफ्राम है, ये संयोजी ऊतक का बना होता है। ये डायफ्राम संयोजी ऊतक का बना होता है। ये संयोजी ऊतक ये टिश्यू में हम पढ़ेंगे, ये एक चैप्टर है, अलग से पढ़ेंगे इसको। तो ये डायफ्राम, ये ऑक्सीजन जब अंदर आता है तो ये कहता है लम्स, अरे बाहर हमको फेंको, बाहर जल्दी पावर लगाओ, अंदर से पावर लगाओ ताकि हम बाहर CO2 को बाहर निकाल सके। तो ये डायफ्राम क्या करता है, एकदम हुमच के बाहर निकालता है। इसके जब प्रेशर डालता है फेफड़ा पे तब जाके क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है। तो डायफ्राम जो है हमारे सांस लेने में 70% मदद करता है। कितना परसेंट मदद करता है, 70% बॉडी में मदद करता है सांस लेने में। अब इतना आप समझ लीजिए कि सांस लेने में मदद कैसे होती है। अब दूसरा देखते हैं, गर्भवती महिला सांस कैसे लेती है। देखिए, जो औरत प्रेग्नेंट है वो सांस कैसे लगी, क्योंकि डायफ्राम जो है वो फेफड़ा के तुरंत नीचे होता है, ठीक है, और ये नीचे आकर प्रेशर मारता है ऊपर की तरफ। जब ये प्रेशर मारेगा ना फेफड़ा पे, लंग्स पे, तब जाके CO2 बाहर निकलेगा। अब ये गर्भवती महिला जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। जब बाहर की तरफ निकल जाएगा, ज़्यादा उसका आकार बढ़ जाएगा, तो ये डायफ्राम जो है वो पावर अंदर से नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए गर्भवती महिला के अंदर जो डायफ्राम है ये सांस लेने में, सांस छोड़ने में मदद नहीं करता है। सांस छोड़ने और सांस लेने में कौन मदद करता है गर्भवती महिला में, वो करता है पसली। कौन करता है, पसली करता है, जिसको हम रिब्स बोलते हैं, ठीक है। गर्भवती महिला में सांस लेने में मदद कौन करता है, पसली करता है। ये दोनों इस साइड होती है पसली, ये मदद करता है। अगर गर्भवती महिला गलती से गिर और जाएगी ना तो जानते हैं, अगर वो टूट गया तो फिर उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो गर्भवती महिला सांस कैसे लेती है ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं मानव में हिचकी कैसे आती है। देखिए, कई बार होता है कि जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं तो हमें अचानक हिचकी आने लगती है, और ऐसी हिचकी आती है कि जो हम खाना खाते हैं, अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो नाक से निकल जाता है, मुंह से निकल जाता है, आँख से पानी निकलने लगता है। तो इतनी डेंजर आ जाता है हिचकी। तो इसलिए इसके बारे में मानव हिचकी कैसे आती है, अब ये डिटेल से समझिए। जैसे देखिए, ये नली है, हमारे यहाँ नली है। तो सांस लेने की और भोजन करने का एक ही नली है। सांस लेने का और भोजन करने का नली एक होता है, लेकिन ये जो नली होती है ना, तो ये एक सांस लेने का होता है और एक भोजन करने का होता है। तो भोजन इस साइड से चला जाता है अंदर और ऑक्सीजन जो है वो इस साइड से चला जाता है। तो ये जो बीच में जो रोकने का, जो चौराहा का पुलिस का काम करता है वो होता है एपिग्लोटिड्स। एपिग्लोटिड्स जो होता है वो चौराहे का पुलिस का काम करता है। क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो ये क्या करता है, इस तरह से मुड़ा होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये जब हवा आता है तो क्या करता है, ये भोजन की तरफ मुड़ जाता है, ताकि हवा आसानी से अंदर फेफड़े में जा सके। और जब भोजन करते हैं तो ये हवा की तरफ मुड़ जाता है ताकि भोजन पेट में जा सके, ठीक है। अब देखिए हिचकी कैसे आती है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है ना कि जब हम भोजन करते हैं तो
किसी के बारे में हम सोचने लगते हैं या फिर हम किसी से बात करने लगते हैं। जब हम किसी से बात करने लगते हैं तो हमारे दिमाग जो है उसकी बातों पे केंद्रित हो जाता है, सामने वाले की बात पे केंद्रित हो जाता है कि वो क्या कर रहा है और वो जो बोल रहा है ना हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं। या फिर अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं तब क्या होता है कि वो किसी और के बारे में सोचने लगते हैं। जब हम मतलब ऐसी कुछ बातें होती है, घटित घटनाएं होती है हमारे जीवन में जो इसके बारे में हम सोचने लगते हैं, तो उस टाइम ब्रेन का काम है, ये ब्रेन ही बोलता है, ब्रेन का काम है ये बताता है इपिग्लोबिट्स को कि अरे एयर आ रहा है, तुम फूड की तरफ मुड़ो कि एयर अंदर फेफड़ा में जाए, ठीक है। और फिर जब फूड आता है तो ये बोलता है एयर की तरफ मुड़ो ताकि फूड पेट के अंदर जाए। तो जब ये दिमाग जो है वो खुद अपने आप में मग्न है, मतलब अपने आप में ही सोच रहा है, तो क्या बताए इपिग्लोबिट्स को कि तुमको किधर भोजन भेजना है और किधर हवा भेजना है, वो तो अच्छा से बता ही नहीं पाएगा। तो इपिग्लोबिट्स बोलता है कि अरे तुम बताओगे कि हम किधर जाएँ, इधर एयर में जाएँ कि फूड में जाएँ। तब दिमाग तो काम करता ही नहीं है, उस टाइम वो दिमाग बताता ही नहीं है कि हवा पानी है, हवा है या फिर जल है या फिर खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो बताता ही नहीं है। बस इपिग्लोबिट्स बोलता है कि जाओ मत बताओ। बस ये क्या करता है कि जब हम भोजन करते हैं ना तो ये भोजने की तरफ मुड़ जाएगा, भोजने की तरफ इपिग्लोबिट्स मुड़ जाएगा। तो जब भोजन की तरफ मुड़ जाएगा तो भोजन किधर चला जाएगा, तो भोजन आ जाएगा एयर वाले पार्ट में, फेफड़ा के अंदर आ जाएगा भोजन। जब भोजन फेफड़ा के अंदर आ जाएगा तब क्या होगा, तो फेफड़ा जब देखेगा अरे ये तो भोजन आ रहा है अंदर, जब भोजन को देखेगा तो कहेगा कि अरे तो ये हवा का जगह है, हवा की जगह है तो इधर भोजन आएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो ये क्या करता है एयर, इधर फेफड़ा क्या करता है अपने आप से धक्का मारता है, सबसे बोलता है अरे इधर तो भोजन आ रहा है, भोजन आ रहा है, जल्दी से इसको धक्का मार के बाहर निकालो। तो एयर क्या करता है बाहर निकालता है, जब इसको पूरा प्रेशराइज से मारता है बाहर की तरफ कि बाहर चला जाए भोजन, तो उसी वक्त हमारी नली में भोजन आ जाता है एयर वाले, तो हमको मतलब पूरा सरक जाता है, हिचकी आ जाती है, ठीक है। अब इतना तो आप समझ लीजिए कि मानव में हिचकी कैसे आती है। तो अब ये समझ लीजिए कि मानव में हिचकी कैसे आती है। अब देखिए बहुत लोग ये कहता है कि हमको ना कोई याद कर रहा था ना तो हमको हिचकी आ गया। ये बहुत बड़ा गलतफहमी में लोग जीते हैं कि हमको कोई याद कर रहा था तो हमको हिचकी आ गया। असल में हिचकी जब आती है जब हम खुद किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, हमारा दिमाग केंद्रित नहीं होता है ये बताने पे कि इपिग्लोबिट्स को कि एयर भेजना है कि फूड भेजना है, ठीक है। अब देखिए एल्वोलॉय में ब्लड रहता है, कल हम बता दिए थे एल्वोलॉय के बारे में डिटेल से बता दिए थे कल। देखिए ये जो एल्वोलाई है इसमें ब्लड रहता है, ठीक है। एल्वोलाई में क्या रहता है, ब्लड, और ब्लड में क्या होता है O2 ऑक्सीजन। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, और ये ऑक्सीजन जो आता है वो एल्वोलाई के थ्रू आता है और पूरे बॉडी में अंदर जाता है, ठीक है, इतना समझिए। और उसके बाद से देखिए O2 और CO2 का आदान प्रदान कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। जब हम बाहर से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम बाहर से सांस लेते हैं कहाँ आता है, एल्वोलॉय में आता है। एल्वोलॉय में क्या होता है, ब्लड रहता है। ब्लड रहता है तो क्या करता है, ब्लड पूरे बॉडी के अंदर क्या करता है, ले लेता है, एल्वोलॉय से ले लेता है ब्लड हीमोग्लोबिन, और क्या करता है ऑक्सीजन, और लेकर पूरे बॉडी में संचार करने लगता है, पूरे बॉडी में दे देता है। और हर बॉडी में ब्लड होता है, हर बॉडी की जगह ब्लड है और हर ब्लड की जगह हीमोग्लोबिन है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन आते हैं एल्वोलॉय में, जैसे ऑक्सीजन आता है वैसे ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन लेकर आता है ऑक्सीजन, वैसे ही क्या करता है कि ये पूरे बॉडी में इसका संचार करने लगता है, और संचार करके पूरे बॉडी में हर बॉडी में भेज देता है। और हर बॉडी में कोशिका है, हर कोशिका की जगह भेज देता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के फलस्वरूप 38 ATP फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज क्या छोड़ता है, CO2 छोड़ता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 पकड़ लेता है, उसको बाहर फेंक देता है, एल्वोलॉय में फेंक देता है, और ये बाहर चला जाता है, बाहर निकल जाता है, वातावरण में चला जाता है। और फिर जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, O2 जो हम अंदर लेते हैं वो आता है एल्वोलॉय में। फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ से तुरंत उठाता है और पूरे बॉडी में भेज देता है कि भाई तुम लो, सारे बॉडी का संचार करने लगता है। और हर बॉडी की जगह ब्लड है तो हर जगह हीमोग्लोबिन है, तो अब ये यही काम करता है। लेकिन जानते हैं क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये बार बार ये काम, इसका काम है, हीमोग्लोबिन का काम है O2 को पूरे बॉडी में संचार करना और CO2 को बाहर फेंकना। जो ग्लूकोन से CO2 बनता है 38 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में,
वो बाहर निकाल देता है, एल्वोलोई में फेंक देता है, एल्वोलोई बाहर उसको फेंक देता है। लेकिन जो ऑक्सीजन आता है एल्वोलोई में, हीमोग्लोबिन का यही काम है कि वो ऑक्सीजन को पूरे संचार करे बॉडी में, पूरे खून के थ्रू संचार करे बॉडी में। लेकिन ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन O2 का कार्य है इसका कि O2 का पूरा संचार करे बॉडी में। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है ना, ये बहुत खचड़ा होता है। ये क्या करता है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO2 से ज़्यादा प्रिय है CO, ठीक है। O2 से ज़्यादा प्रिय कौन है? CO, इसको ज़्यादा प्रिय है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या देखिए, जब हम धुआं में जाते हैं ना, बाहर जब जाते हैं कहीं धुआं में जाते हैं, जैसे ठंडी के दिन में क्या हो रहा है कि कोयला वोयला जला देते हैं, रात को सो जाते हैं, वैसे ही कोयला जल रहा है, आग सेक रहा है लोग, या फिर बहुत मात्रा में कहीं आग लग गई, वहाँ जाएंगे तो आपको खांसी आने लगेगी। और इस क्यों आने लगेगी वहाँ पे खांसी? क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है, इसका कार्य है जो O2 को लाकर पूरे शरीर में संचरण करने का। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये जब आप धुआं में जाएंगे ना, तो O2 से ज़्यादा प्रिय है इसको CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा इसको प्रिय है। तो क्या करेगा, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जब उसको मिल जाएगा ना, धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है, तो वहाँ से वो क्या करेगा, O2 को छोड़ देगा, कहेगा कि दूर तुम हटो यहाँ से, तुमको तो रोज़ हम यही काम करते हैं। ये क्या करेगा, CO को वहाँ से तुरंत उठा लेगा, तुरंत वहाँ से CO को उठा लेगा धुआं में से, और फिर वो लाकर एल्वोलोई में ला देगा, और उसके बाद से पूरे बॉडी में धुआं का संचार कर देगा, पूरे बॉडी में CO का संचार कर देगा। तो देखते हैं कई बार ऐसा होता है ना कि जब आदमी धुआं में जाता है ना, तो उसको चक्कर आने लगता है, इसलिए आप धुआं में जाया मत कीजिएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको संचार करने लगता है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का अंदर लेकर पूरा संचार करने लगता है। तो इसीलिए इसके हीमोग्लोबिन बहुत खचड़ा भी है, इसका काम अपना काम भूल जाता है और CO को लेकर पूरे बॉडी में संचार करने लगता है। अब इतना आप आदान प्रदान समझ लीजिए कि कैसे CO2 का आदान प्रदान करता है हीमोग्लोबिन। अब देखिए, श्वसन 2 जगह होता है, जहाँ हम सांस लेते हैं 2 जगह। कैसे? एक लेते हैं फेफड़ा से, पहला लेते हैं फेफड़ा से, जिसको हम बाह्य श्वसन बोलते हैं, फेफड़ा में जिसको बाह्य श्वसन बोलते हैं। कोशिका में जैसे कोशिका जो ये है बॉडी है, इसके अंदर जब ब्लड का संचार होता है, जब कोशिका के अंदर ब्लड का संचार होता है, तो क्या होता है, वहाँ पे ग्लूकोज में 38 ATP बनता है, 38 ATP के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, वहाँ पे CO2 बनता है, बाहर निकलता है। तो इसी का ये संचार है, तो उसका वहाँ पे वो श्वसन होता है। तो ये कोशिका में आंतरिक श्वसन होता है, इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए, एक बार में जितना आदमी सांस ले सकता है, टोटल एक बार में जितना सांस ले सकता है, एक बार में ऐसे हम सांस ले लिए, एक बार में जितना हम सांस ले सकते हैं, कितना लेते हैं, 500 ml। जैसे आप देखे होंगे जो पेप्सी का छोटा बोतल नहीं होता है 500 ml वाला, उसमें जितना ऑक्सीजन भरा होता है उतना ही सांस हम एक बार में लेते हैं, उतना ही ऑक्सीजन हम एक बार में लेते हैं। एक बार में 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, टोटल कैपेसिटी हमारे बॉडी के अंदर हमें कितना कैपेसिटी है कि हम एक बार में कितना सांस ले सकते हैं, एक बार में कितना हम सांस ले सकते हैं। एक बार में अधिकतम सांस लेने की मात्रा है जो 6000 ml है, 6000 ml मतलब 1 लीटर। जैसे देखिए, ठीक है, जैसे बहुत तेजी से हम पूरा सांस ले रहे हैं, सीना भी हमारा फूल जाता है, पूरा जितना भी हम प्रेस ऊपर की तरफ सांस खींचते हैं, जितना खींच सकते हैं, जितना हमारे अंदर कैपेसिटी है उतना हम सांस खींच सकते हैं। तो हम कितना तक खींच सकते हैं, 6000 ml तक खींच सकते हैं। लेकिन अब वैसे कोई सांस ले सकता है, पूरा खींच कर सांस ले सकता है? पूरा खींच कर नॉर्मल कंडीशन में तो पूरा खींच कर सांस नहीं ले सकता है। नॉर्मल कंडीशन में तो देखिए बहुत जल्दी सांस लेता है तो 500 ml ही ले पाता है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो 6000 ml ले सकता है। मानो टोटल कैपेसिटी उसकी 6000 ml है। अब देखिए, जब हम सोए रहते हैं ना, तो थोड़ा हमारी जो सांस लेने की प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए जब हम जगे हैं तब तो नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन जब हम सोए हैं तो थोड़ा रुक के सांस लेते हैं। रुक के करने का मतलब है थोड़ा लंबा सांस लेते हैं। जब हम सोए होते हैं तो थोड़ा सा लंबा सांस लेते हैं, और जब हम जगे होते हैं थोड़ा नॉर्मल सांस लेते हैं। तब आप इतना तो समझ गए होंगे कि टोटल कैपेसिटी होती है 500 ml लेने के लिए, कैपेसिटी नहीं
टोटल एक बार में हम सांस लेते हैं 500 ml और कैपेसिटी होती है 6000 ml, इतना समझ लीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं ना, जब हम पर्वत पर जाते हैं, जब बहुत ऊंचाई पर हम चले जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो पर्वत पे जब हम जाते हैं तो उस सिलेंडर में होता है O2 और N2। वो सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है O2 N2 गैस होता है। जब हम समुद्र में जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, जब हम समुद्र के अंदर नहीं जाते हैं, समुद्र में ही जाते हैं, मतलब नीचे तक जाते हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते हैं, तभी तक हम O2 और N2 का यूज कर सकते हैं, इस गैस का यूज कर सकते हैं। जब हम गहरा समुद्र में जाते हैं 300 फीट नीचे जाते हैं, तब हम O2 और उसमें हीलियम मिला लेते हैं। क्या मिला लेते हैं? O2 और He, हीलियम मिला लेते हैं। 300 फीट नीचे जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब होता है आईसीयू में जब हम जाते हैं तो आईसीयू में कब आदमी जाता है? जब ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है, जब कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तब हम आईसीयू में जाते हैं। अब देखिए वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे हम वेंटिलेटर पे लगा देता है सब, ज़्यादा सीरियस होता है तो वेंटिलेटर पे लगा देता है सब। तो उसमें जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो हमारा सांस नहीं आ पाता है, तो जो उसमें जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो क्या होता है? H2 और O2 रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। इतना आप कंप्लीट है। अब देखिए दो प्रकार से सीरियस होता है लो, दो प्रकार से वेंटिलेटर में दो प्रकार से सीरियस होता है लो। एक तो होता है कि जैसे कि हम वेंटिलेटर पे लेटे हैं लेकिन ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन नहीं लगता है नाक पे, उससे हम सांस ले रहे हैं। एक होता है जो हम बिल्कुल, हमारा फेफड़ा बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है, हमारा फेफड़ा बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है और हम थोड़ा सा भी सांस लेने की अवस्था में नहीं है। अब फेफड़ा मेरा बिल्कुल जवाब दे दिया है कि भाई अब हमसे नहीं चला जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में पाइप अंदर की तरफ, नाक के तरफ से अंदर की तरफ ले जाकर फेफड़ा में लगाया जाता है, तब हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो उसमें क्या होता है? O2 और H2 होता है। कंप्लीट। अब देखिए मिनिमम आदमी जो होता है 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। एक बार में कितना बार सांस लेता है? 16 बार सांस लेता है, लगभग में 16 बार सांस लेता है। एक बार इधर उधर हो सकता है, इसकी कोई बात नहीं है। अब देखिए श्वसन तंत्र में हम श्वसन मार्ग पढ़ लिए थे, अब पढ़ लिए इस पार्ट को। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्वसन तंत्र यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद।